चैप्टर 50 डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। ऑथर बोलते हैं स्टॉक मार्केट जो तरीके यूज़ करके स्टॉक का प्राइस निकालती है वो ज़्यादातर गलत और इलॉजिकल होते हैं। वो तरीके ऑटोमेटिक या मैकेनिकल नहीं होते बल्कि साइकोलॉजिकल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग साइकोलॉजिकली डिसीजन लेते हैं, रैशनली बहुत कम लेते हैं। तो जो मार्केट की गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से स्टॉक प्राइस कुछ अजीब सा ही दिखाई देता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल नहीं होता, वो एक्चुअल में जो इंडिविजुअल्स हैं जो स्टॉक को बाय और सेल कर रहे हैं उनकी गलतियाँ होती हैं और एज अ ग्रुप उनकी गलती होती है। और ये 3 चीज़ों की वजह से होती है: एग्जैजरेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन और नेग्लेक्ट। फिर ऑथर बताते हैं कि एनालिस्ट को कैसे प्रोसीड करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑथर बताते हैं मेनली 2 तरीके हैं। पहला है कंपैरेटिव इंडस्ट्री एनालिसिस, जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं उनका एक टेबल बना लेना डिफरेंट लाइन आइटम्स का उनका, और इससे हमें एक तो इंडस्ट्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पता चल जाएगा और ऐसी कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा जो इंडस्ट्री की एवरेज से अलग है। और फिर उन कंपनीज को हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव फ्रंट्स पे भी और क्वालिटेटिव फ्रंट्स पे भी। फिर दूसरा तरीका ऑथर बताते हैं कि कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे अगर आप डेली पेपर में, डेली कॉर्पोरेशन रिपोर्ट शीट्स और वीकली कॉमर्शियल एंड फिनेंस क्रॉनिकल आता है एक, उसमें देखेंगे। ये ऑथर के टाइम के सोर्सेज हैं। ऑथर बताते हैं अगर आप एक नज़र भी मारें 100 ऐसी रिपोर्ट्स पे तो आपको 5-10 ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट एसेट वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद आप उनकी इंटेंसिव स्टडी कर सकते हो क्वांटिटेटिव फ्रंट्स पे भी और क्वालिटेटिव फ्रंट्स पे भी। फिर ऑथर बात करते हैं कि क्या हम साइक्लिकल स्विंग होते हैं जो प्राइस के, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब लो और हाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि लो पता चला मुझे तो मैं यहाँ पे ख़रीद लूँ और हाई पता चला मुझे तो यहाँ पे मैं बेच दूँ। तो ऑथर एक प्रोसीजर बताते हैं जो रीजनेबली सेटिस्फैक्ट्री है। पहले तो आप जो लीडिंग कॉमन स्टॉक्स हैं उनकी एक डाइवर्सिफाइड लिस्ट तैयार करो, जैसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हो गया, जैसे हमारे में निफ्टी 50 ले लो या सेंसेक्स 30 ले लो। और फिर उस ग्रुप की इंडिकेटेड नॉर्मल वैल्यू निकालनी है, एक सूटेबल मल्टीप्लायर देना है एवरेज अर्निंग्स को उस ग्रुप की, और मल्टीप्लायर ऐसा होगा कि आप अर्निंग्स को कैपिटलाइज कर रहे हो ट्वाइस ऑफ करंट इंटरेस्ट रेट ऑन हाईएस्ट ग्रेड इंडस्ट्रियल बॉन्ड्स। जैसे AAA रेटेड इंडस्ट्रियल बॉन्ड है उन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 4%, तो जो अर्निंग्स है आपको वो 8% पे कैपिटलाइज करनी है, मतलब आपको 8% के हिसाब से मल्टीपल देना है उसे। और एवरेज अर्निंग्स का पीरियड 7 साल से 10 साल के बीच में रख सकते हैं। और जैसे कि ऑथर बार बार बोल चुके हैं पूरी बुक में, 1931 से 33 तक एक्सेप्शनल पीरियड था, उसको इंक्लूड नहीं करना है कहीं पे भी। फिर उसके बाद आपको शेयर तब खरीदने हैं जब वो नॉर्मल वैल्यू जो आपने निकाली है उससे सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, मान लो 2/3 ऑफ नॉर्मल वैल्यू पे मिल रहे हैं, या फिर आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं 80% ऑफ नॉर्मल वैल्यू पे मिल रहे हैं, फिर और नीचे के 70% पे और ख़रीद लिए, 60% ऑफ नॉर्मल वैल्यू पे और ख़रीद लिए। और शेयर्स बेचने कब है? जब प्राइस नॉर्मल वैल्यू के काफ़ी ऊपर चला जाए, मान लो 33% ऊपर चला गया उसके, तब बेच देने हैं, या फिर 20% ऊपर चला गया तब से बेचने शुरू कर दिए, फिर 30% पे और, फिर 40 पे और, 50 पे और। जैसे खरीदते हुए एवरेजिंग करते हैं नीचे की तरफ, वैसे ही बेचते हुए एवरेजिंग कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो ये जो प्रोसीजर हमने अभी डिस्कस किया है ये रॉजर बैब्सन ने डेवलप किया था, जो कि उस टाइम के इकोनॉमिस्ट थे। फिर ऑथर इसके बारे में आगे बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे 1925 से पहले तक, और अगर हम ये तरीका यूज़ करते 1921 से 1933 वाली साइकिल के बीच में, जो कि लो पॉइंट टू लो पॉइंट थी, तो हमें बाय की कॉल आती 1921 में और सेल की कॉल आती 1926 में, और फिर इसी मेथड से दोबारा बाय का आता 1931 में। तो 2 गलतियां होती, 1926 में बेचा जाता तो 1927 से 1929 का जो ग्रेट बूम था वो आप मिस कर देते, और 1931 में खरीदना दूसरी गलती थी। 31 से 33 तक 2 साल तक और ज़्यादा गिरी थी मार्केट। ऑथर बोलते हैं इतना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता मेंटली कि ये मेथड फॉलो कर सके। फिर ऑथर कंक्लूड करते हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ नहीं फॉलो कर सकते हम, मार्केट स्विंग को नहीं कैच कर सकते हम, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऑन एन एवरेज अगर ये प्रोसीजर फॉलो किया जाए तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आप स्टॉक्स इंट्रिंसिकली अट्रैक्टिव लेवल पे खरीद पाएंगे। सही प्राइस पे बाय करना मतलब आपने आधी लड़ाई जीत ली कॉमन स्टॉक इन्वेस्टमेंट में। फिर ऑथर बताते हैं जो लोग मार्केट स्विंग्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं मार्जिन पे या शॉर्ट सेलिंग करके, वो रेयरली सक्सीड करते हैं मार्केट में। टिपिकल एक्सपीरियंस यही रहता है, टेम्परेरीली सक्सेस मिलेगा उन्हें
और फिर एंड में कंप्लीट डिजास्टर होगी उनकी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो स्पेकुलेटर होते हैं वो इसलिए खरीदते हैं कि उन्हें लगता है स्टॉक्स ऊपर जाएंगी, इसलिए नहीं खरीदते कि स्टॉक्स चीप हैं। फिर ऑथर बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की सेकेंडरी इश्यूज में। सेकेंडरी इश्यूज, नॉन रिप्रेजेंटेटिव इश्यूज, लिटिल नॉन इश्यूज या नॉन स्टैंडर्ड इश्यूज। एक तो लीडिंग इश्यूज होते हैं जो मेन कंपनीज होती हैं हर एक इंडस्ट्री की, और फिर उनके अलावा जो कंपनीज होती हैं जो इतनी पॉपुलर नहीं होती उनको सेकेंडरी इश्यूज बोलते हैं। जो लीडिंग इश्यूज होते हैं उनमें अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन बहुत कम टाइम के लिए होती है स्टॉक मार्केट साइकिल में, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम ही होती है। लेकिन जो सेकेंडरी इश्यूज हैं उनमें अंडर वैल्यूएशन आपको एट ऑल टाइम्स मिलेगी। किसी ना किसी सेकेंडरी इशू में आपको अंडर वैल्यूएशन मिल ही जाएगी, नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में भी। लीडिंग इशू में कब होती है? जब मार्केट क्रैश हो गया, कुछ एकदम भयानक हो गया जो 10 साल में एक बार होता है। या फिर कई बार जो लीडिंग इश्यूज होते हैं उनमें तब भी हो सकती है जब रिसेंट डिक्लाइन होगी हो अर्निंग्स, या फिर कोई लीगल इशू है। जब नॉर्मल मार्केट कंडीशंस होती हैं, जब एवरेज प्राइसेस ना तो काफ़ी हाई होते हैं ना काफ़ी लो होते हैं, तब ऐसी कॉमन स्टॉक आइडेंटिफाई की जा सकती हैं जो कि अंडर वैल्यूड हो ऑन अ स्टैटिस्टिकल बेसिस, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके उनका। और जनरली ये दो कैटेगरीज में आती हैं, एक तो वो जिनकी हाई करंट और एवरेज अर्निंग है इन रिलेशन टू मार्केट प्राइस, और दूसरी वो जिनका जो अर्निंग एग्जिबिट है वो डिसेंट है, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन जो बहुत कम प्राइस पे ट्रेड हो रही हैं कंपेयर टू देयर नेट करंट एसेट वैल्यू। ऑथर ऐसी स्टॉक्स के एग्जांपल देते हैं 1938 और 39 में जब ये बुक लिखी गई थी। तो जिन लोगों ने ये बुक पढ़ी होगी उस टाइम पे उनको लाइव एग्जांपल्स मिल गए होंगे। नॉर्मल मार्केट कंडीशन में सेकेंडरी इश्यूज जो कि अंडर वैल्यूड है वो ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल ये बात पता करना है कि जो क्वांटिटेटिवली चीप लग रहा है मुझे, क्या क्वालिटेटिव फैक्टर्स उसको जस्टिफाई करते हैं? मतलब क्या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट है कि कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा ही रहेगा? ऐसी कुछ क्वालिटेटिव रीजनिंग है उसके पीछे कि वो स्टॉक एक्चुअल में रियल बार्गेन है। ऑथर फिर एक ड्रॉबैक भी बताते हैं स्मॉलर साइज्ड कंपनीज का। ये कंपनीज काफ़ी वल्नरेबल होती हैं, इनकी अर्निंग पावर एकदम से ड्रॉप कर सकती है और परमानेंट लॉस भी हो सकता है अर्निंग पावर में। बट इस बात का भी बहुत ज़्यादा चांस है कि वो स्मॉल कंपनी आपके पैसे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना कर देगी। जैसे ऑथर एग्जांपल देते हैं, फिलिप मॉरिस की मार्केट वैल्यू 1934 में 5 मिलियन थी और 1939 में 90 मिलियन हो गई थी, और उसकी नेट अर्निंग्स 1200% से बढ़ गई थी, जो कि बहुत मुश्किल होता अमेरिकन टोबैको कंपनी के लिए जो कि एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी उस टाइम की। ऐसे ही पेप्सी कोला की जो ग्रोथ हुई थी वो बहुत ही हाई थी कंपेयर टू कोका कोला उस टाइम पे। ज़्यादातर लोग पोटेंशियल फिलिप मॉरिस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरे पैसे भी ऐसे ही 100 गुना हो जाए, ऐसी कोई कंपनी मिल जाए स्मॉल कंपनी। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और फिर उनके शेयर बहुत हाई प्राइस पे खरीद लेते हैं, जबकि वो एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप खरीद सकते हैं बार्गेन इश्यूज का, जिनके सिर्फ ऑर्डिनरी प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि यही कंपनी अगली फिलिप मॉरिस होगी। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी कंपनीज है, डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, तो उनमें से कोई ना कोई तो बन ही जाएगा फिलिप मॉरिस, अगर आपने उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे नहीं किया है। ऑथर खुद के एक्सपीरियंस से बोलते हैं कि मैं डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ बार्गेन इश्यूज प्रेफर करूँगा कंपेयर टू नई फुल फिलिप मॉरिस ढूंढने के बजाय, बट वो बोलते हैं कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि रिजल्ट ब्रिलियंट होंगे। फिर मार्केट बिहेवियर की बात करते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड इश्यूज की। जो स्टैंडर्ड या लीडिंग इश्यूज भी बोलते हैं जिन्हें, वो काफ़ी रैपिडली रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ भी अगर चेंजेस होती है उनकी रिपोर्टेड अर्निंग्स में। अर्निंग्स कम होगी उनकी रिसेंटली तो प्राइस गिर जाएगा स्टॉक का, रिसेंटली अर्निंग्स बढ़ गई तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा। फिर जो नॉन स्टैंडर्ड और लेस में फेमिलियर इश्यूज होते हैं उनमें अगर मार्केट का इंटरेस्ट नहीं है तो उनका प्राइस लैग करेगा, चाहे उनकी फिनेंशियल एग्जिबिट कितनी भी अच्छी हो। और जैसे ही मार्केट का इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया जाएगा उस इशू में, तो थोड़ा सा भी कंपनी एग्जिबिट में इम्प्रूवमेंट होगी या डिक्लाइन होगा तो प्राइस एकदम एक्सट्रीम फैशन में चेंज होगा। ऑथर बोलते हैं जब जनरल मार्केट बहुत ही हाई पे होती है तब ऐसे अनफेमिलियर स्टॉक्स रेकमेंड नहीं करने चाहिए, चाहे वो बार्गेन क्यों ना हो, क्योंकि जब जनरल मार्केट बहुत ही ज़्यादा हाई पे है तो वो डिक्लाइन भी होगी, और जब वो डिक्लाइन होगी तो कोई भी इशू नहीं बचेगा, चाहे वो बार्गेन हो चाहे कुछ हो। बल्कि जो है अनफेमिलियर और लेस एक्टिव स्टॉक्स होती हैं इनके प्राइसेस सबसे बुरी तरह अफेक्ट होते हैं। फिर उधर बात करते हैं कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स का जिन्हें एक पर्टिकुलर नज़रिए से देखा जाता है, जैसे डिविडेंड चेंजेस, फिर मर्जर्स और सेग्रीगेशंस। मर्जर मतलब दो कंपनी आपस में मिलकर एक बन जाती हैं, सेग्रीगेशन मतलब एक कंपनी टूट के दो में बन जाती है, और स्टॉक स्प्लिट। ये 3-4 चीज़ें इरैशनल मार्केट बिहेवियर क्रिएट कर देती थी। मर्जर और सेग्रीगेशन पॉजिटिव देखा जाता था
इन इटसेल्फ, और स्टॉक स्प्लिट भी पॉजिटिव देखी जाती थी और लिटिगेशन नेगेटिवली देखी जाती थी। लिटिगेशन की डिटेल में लोग जाना नहीं चाहते थे, बस ये पता चल जाए अगर लिटिगेशन चल रही है कुछ तो लोग उसको नेगेटिवली परसीव करते थे। जैसे एक एग्जांपल में ऑथर बताते हैं कि एक ऐसा केस था कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो जो उसकी कॉमन स्टॉक थी उसकी वर्थ बढ़ जाती, लेकिन अगर वो लॉसूट फेल हो जाता तो कॉमन स्टॉक की वर्थ उतनी रहती लेकिन कम ना होती। तो मतलब या तो जीतेंगे तो कॉमन स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं तो उतनी रहेगी। बट स्टॉक मार्केट के दिमाग में यही चल रहा था कि उस पर कुछ केस चला हुआ है तो इसलिए कॉमन स्टॉक उसकी अवॉइड करनी चाहिए। तो लिटिगेशन जैसी सिचुएशन में एनालिस्ट को अपनी क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करनी चाहिए कंपेयर टू दूसरे लोगों की क्वालिटेटिव अप्रोच की ये तो नेगेटिव है जस्ट बिकॉज इट्स अ लिटिगेशन। फिर उधर बात करते हैं प्राइस वैल्यू डिस्क्रिपेंसीज इन रिसीवरशिप्स। रिसीवरशिप वही बैंकरप्सी होता है। ऐसी सिचुएशंस में एक जनरल बात जो याद रखने की है वो ये है कि जो सीनियर सिक्योरिटीज होती हैं वो ज़्यादातर बहुत कम प्राइस पे ट्रेड होती हैं ऐसी सिचुएशंस में। वैसे ऑथर स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि ऐसी कंपनी की सिक्योरिटी से दूर रहना चाहिए जिसका लग रहा हो कि वो फिनेंशियल डिफिकल्टीज़ में आने वाली है, लेकिन जब वो फिनेंशियल डिफिकल्टीज़ में आ जाए उसके बाद अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। और रिसीवरशिप वाले केसेस में ज़्यादातर ये होता है कि जो स्टॉक प्राइस होता है उन कंपनीज़ का वो काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू और कंपेयर टू सीनियर सिक्योरिटीज़। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे उनमें स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि उनका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी उस प्राइस से कम होती है, लेकिन स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट की वजह से वो स्टॉक प्राइस हाई ही होता है इंट्रिंसिक वैल्यू से और सीनियर सिक्योरिटीज़ के प्राइस से भी। सीनियर सिक्योरिटीज़ में जो पॉपुलर इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है, इसलिए उनका प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी है उससे भी कम, और स्टॉक में उल्टा हो जाता है। ऑथर टाइम के बारे में बताते हैं जब रीऑर्गेनाइजेशन प्लान जस्ट अनाउंस होने वाला हो तब सीनियर सिक्योरिटीज़ का प्राइस ऑलमोस्ट लो लेवल पे पहुंच जाता है। ऑथर के हिसाब से ये भी एक फील्ड है जहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और आप अप्रोक्सीमेटली बेस्ट टाइम भी ढूंढ सकते हैं किस टाइम पे कमिटमेंट करनी है। अप्रोक्सीमेट इसलिए बोला गया है क्योंकि कोई भी बंदा टाइम नहीं कर सकता मार्केट को, और जो टाइमिंग फैक्टर है वो सबऑर्डिनेट कंसिडरेशन का होता है सिक्योरिटी एनालिसिस में। चैप्टर 51 डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू कंटिन्यूड। इसमें सीनियर सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं उधर। सीनियर सिक्योरिटीज़ में भी सीजनड और नॉन सीजनड इश्यूज होते हैं। सीजनड इश्यूज वो होते हैं जो काफ़ी टाइम से कंपनीज चल रही हैं और जो पॉपुलर कंपनीज हैं जिनकी इमेज अच्छी है इन्वेस्टमेंट पब्लिक के सामने। और सीजनड इशू में अगर उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कम हो जाए किसी साल में तब भी उनका जो प्राइस होता है वो मेंटेन रहता है, वो इतने बुरी तरह नहीं गिरता। लेकिन जो अनसीजनड इश्यूज होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं अगर कोई भी बुरी चेंजेस होती हैं, और उनके प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं जितने वो गिरने भी नहीं चाहिए फाइनेंशियल एग्जिबिट के हिसाब से। ये फिनोमिनन इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंपनी की रेपुटेशन देख के इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसे होल्ड करके रखते हैं जो उसने खरीद लिया। सीजनड इश्यूज इतनी जल्दी नहीं बेचता इन्वेस्टर, थोड़ा सा भी डिक्लाइन होता है उसमें तो और लोग खरीद लेते हैं उसे, ये सोच के कि ये बढ़िया कंपनी है, फेमिलियर है, उसको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि प्राइस फॉल होगा तो और लोग खरीद लेते हैं, तो इसलिए बाइंग मोमेंटम रहता है उसमें, तो प्राइस इसलिए ज़्यादा फॉल नहीं करता इन इश्यूज़ में। और नॉर्मल इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए अनसीजनड इश्यूज़ खरीदते हैं क्योंकि उनमें यील्ड हायर मिलती है कंपेयर टू जो सीजनड इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर कोई भी बुरी डेवलपमेंट हो जाए तो अनसीजनड इश्यूज़ बहुत बुरी तरह डिक्लाइन फेस करेंगे मार्केट प्राइस में। और इसीलिए ऑथर के हिसाब से जो नए इंडस्ट्रियल बॉन्ड्स हैं या प्रेफर्ड स्टॉक हैं वो स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करते, और अनसीजनड इंडस्ट्रियल इश्यूज़ एज अ स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदने चाहिए, सिर्फ वो स्पेकुलेटिव बेसिस पे ही खरीदने चाहिए। और अगर आपको स्पेकुलेटिव बेसिस पे खरीदने हैं तो मार्केट प्राइस काफ़ी लो होना चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट होने की भी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी रहे। प्राइस 70 या उससे कम होना चाहिए 100 पार के बॉन्ड का अगर अनसीजनड इशू में इन्वेस्ट करना है। फिर ऑथर बोलते हैं एनालिस्ट को तब तक सिक्योरिटी एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए जब तक जो इशू वो खरीदना चाहता है वो खुद में अट्रैक्टिव है और कंपेयर टू जो वो ऑलरेडी होल्ड करता है उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब एब्सोल्यूट बेसिस पे भी वो अट्रैक्टिव है और रिलेटिव बेसिस पे भी। फिर ऑथर लास्ट में यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स की बात करते हैं। इसमें ऑथर बताते हैं यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स पे यील्ड थी 2.9% की कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे और 3.33% की सिंपल इंटरेस्ट बेसिस में, और ये यील्ड जो बेस्ट रेटेड पब्लिक यूटिलिटी या इंडस्ट्रियल बॉन्ड्स होते हैं उनसे ज़्यादा थी। पब्लिक यूटिलिटी पे 2.62% थी और इंडस्ट्रियल इश्यूज़ पे 2.44% थी।
ऑथर यूएस सेविंग्स बॉन्ड्स को बेहतर मानते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेफ हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स से, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ही बॉन्ड हैं। और दूसरा, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है उन पे। और तीसरा, जो होल्डर है वो कभी भी उन्हें रिडीम कर सकता है, अपना पैसा वापस ले सकता है बॉन्ड वापस करके। तो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है।